राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज तीसरा दिन है। कल रात खरगोन के खेरदा में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह से अपने अगले पड़ाव खरगोन जिले के सनावद की तरफ बढ़ रही है यात्रा। कल प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई थी। आज भी प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हैं। तो हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। अनुराग, आज क्या खास रहने वाला है इस यात्रा में? कौन कौन और दिग्गज नजर आएंगे? देखिए आरजू, आज तो राहुल गांधी अपनी यात्रा खरगोन जिले के अलग अलग हिस्सों से रात में वो ओंकारेश्वर में आरती करेंगे और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। मैं खेरड़ा में हूँ और आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पर जो पदयात्री हैं और जो यात्रा में शामिल राहुल गांधी के अलावा तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं। ये वो कंटेनर्स हैं जहाँ पर उन्होंने रात्रि में विश्राम किया और सुबह से अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। चूँकि पदयात्रा के आसपास कई जगहों पर जामर लगा होता है तो हमारा उनके साथ चलते हुए लाइव कर पाना थोड़ा आसान नहीं रहता, तो ऐसी जगह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो संभवतः दर्शकों ने पहले देखी होगी। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा में आप समझिए कि इतने बड़े कंटेनर्स को साथ लेकर चलना, अपने आप में पूरी योजना बनाना एक मुश्किल काम होता है। तो अभी पदयात्री यहाँ से निकल चुके हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जगह जगह पर राहुल गांधी के और भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद सुबह की चाय के लिए वो विराम लेंगे। उसके बाद 10:30-11 बजे तक यात्रा चलेगी, फिर दोपहर के भोजन का विराम होगा और फिर शाम को मां नर्मदा के किनारे, जिन्हें जीवित नदी का दर्जा मिला हुआ है मध्य प्रदेश में, वहां पर वो आरती करेंगे और उसके बाद वहीं पर रात्रि विश्राम होगा। अनुराग, आपने एक रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से अलग अलग राज्यों के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई राजनेता है, तो कोई आम नागरिक। बिल्कुल बिल्कुल। जो 119 पदयात्री जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहे हैं, उसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। जैसा कल हमने बात की, डॉक्टर निर्मल तमिलनाडु से आए हुए थे, वो डॉक्टर हैं पेशे से। साथ ही साथ गायत्री हैं, वो कॉरपोरेटर हैं कोयम्बटूर में। उसके अलावा बिहार से लोग आए हैं, झारखंड से लोग आए हैं। मध्य प्रदेश के संभवतः सिर्फ एक ही दंपति हैं और वो रिटायर हो चुके हैं, राकेश पांडे जी, जिनकी उम्र लगभग 64 साल है। उनकी पत्नी हैं, वहाँ पर एक निजी कॉलेज चलाते हैं। लेकिन वो इस उम्र में भी पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे और उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया कि कैसे वो सिर्फ चाहते थे, जब वो बेंगलुरु में अपने बच्चों के पास थे तो उनको इस यात्रा के बारे में पता लगा और फिर वो 2 सूटकेस लेकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे। फिर जब यात्रा महाराष्ट्र पहुंची और नेताओं ने उन्हें देखा तो फिर उनको भी टेंट के अंदर रहने की इजाज़त मिल गई और इस तरह से उनका आगे का सफ़र आसान हुआ है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं। एक युवा हमें मिले थे जो छत्तीसगढ़ से आए थे, बनजोत। वो वहाँ पर सोलर पैनल का कारोबार करते हैं। वैसे वो भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि इस यात्रा ने उन्हें, कई ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं कि सिर्फ संवेदना की वजह से। एक नितिन परमार थे जो स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि संवेदना की वजह से वो जुड़ गए हैं। कल शाम को हमें एक ग्रांट करके एक सज्जन मिले जो अमेरिका के नागरिक हैं, भारत में पीएचडी कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि वो यात्रा में अपनी संवेदनाओं को लेकर, और वो चाहते हैं कि भारत जुड़ा रहे, इसलिए यात्रा में शामिल हुए हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन इस बीच जानने और समझने की कोशिश की कि इस यात्रा का मकसद क्या है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और बात करेंगे राजस्थान की गर्माती राजनीति की। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, ये टकराव काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन गुरुवार को गहलोत के एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू के बाद इसमें इस बात का कोई शक नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस 2 खेमों में बंटी है और इस समय गहलोत का पलड़ा भारी है। खुलेआम पायलट को बागी कहकर वो कांग्रेस आला कमान के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। बाद में हमारे कई मंत्रियों ने कहा भी था गद्दारी है, गद्दार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर आप 102 जो एमएलए साथ दिया है, हाईकमान का साथ दिया है। तो नहीं, ये तो एमएलए कह रहे हैं कि जिनका जो गद्दार को स्वीकार नहीं करेंगे। आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं।
आप भी कहते हैं? मैं भी कहता हूँ कि 102 जो लोग हैं उनमें आप किसी को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसको हमारे एमएलए मैं खुद भुगता हूँ 134 दिन तक, उनको वो कैसे स्वीकार करेंगे? तो आप कह रहे हैं इनके आपके कहने से ये सब जो सारा हुआ, इट वाज नथिंग टू डू विद यू? सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो तो एक भी एमएलए कहते मैं पुलिस छोड़ दूं तो फिर थी नहीं। वो तो एक तो क्यों नाराज हुए इतनी क्या वो नाराज इसलिए हुए थे कि उनको एक बात फैला दी गई कि भाई मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बना देंगे। ये बात फैल गई। उन्होंने खुद ने भी इस प्रकार ही व्यवहार किया। वहाँ पर लोगों ने लगा भाई ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किन्होंने व्यवहार किया? सच पायलट ने? पायलट ने खुद ने भी वही बिहेव किया कि वो बनने। उन्होंने कई जगह टेलीफोन किए एमएलए को, मान लीजिए। उन्होंने कहा भाई कि आप तो हाईकमांड में छोड़ना, ऑब्जर्वर आएंगे। तो ये स्थिति बन गई कि एमएलए को मालूम एहसास हुआ भाई ये तो हो सकता है प्रस्ताव आज एक लाइन का हो रहा है, कल शपथ हो रही है। इस भ्रम के अंदर वो लोग सभी इकट्ठे हो गए वहाँ पर। क्यों? मतलब उनकी क्या आपत्ति क्या थी अगर सचिन पायलट बन जाए? जिसके कारण हम 34 दिन होटल में बैठे रहे, सरकार गिरा रहे थे। ये उसमें अमित शाह भी शामिल थे, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे, सबकी मीटिंग हो रही, दिल्ली की मीटिंग हो रही थी। किन किन की? जैसे ये हमारे एमएलए में कुछ लोग गए थे ना, उनमें कुछ लोगों की मीटिंग भी वहाँ पर हुई है साथ में। और उसमें मानेसर के अंदर लोग रहे, 34 दिन तक रिसोर्ट में रहे हैं। रिसोर्ट वही था जो मध्य प्रदेश के जो एमएलए गए थे ना, समझ गया, उसी रिसोर्ट में इनको रखा गया था। हम उम्मीद कर नहीं सकते एक पार्टी का अध्यक्ष, देखिए मंत्री कई बार रिवोल्ट कर जाते हैं, पर पार्टी का अध्यक्ष जो होता है अपनी पार्टी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए विपक्ष से मिल जाए, ऐसा एग्जाम्पल आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कि उस वक्त सचिन पायलट पार्टी के प्रेसिडेंट थे, राजस्थान कांग्रेस के, डिप्टी सीएम भी थे, डेप्यूटी सीएम भी थे और पार्टी के अध्यक्ष भी थे। तो कोई पार्टी का अध्यक्ष आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा, कभी होगा कि पार्टी का अध्यक्ष खुद ही अपनी गवर्नमेंट को गिराने के लिए विपक्ष से मिल जाए, ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हो कि इस वजह से एमएलए को आपत्ति थी? इसलिए एमएलए वो पूरे हाईकमांड में लॉयल थे, आज भी लॉयल थे। हाईएस्ट रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है मैडम के प्रति उनका, कोई बात नहीं थी। उनका गुस्सा इस बात को था कि जो ऑब्जर्वर आए हैं आज प्रस्ताव पास करेंगे, और ये 15-20 दिन से महीने भर से हमें कह रहे हैं ऑब्जर्वर आएंगे, आपको कहना हाईकमांड में हम छोड़ रहे हैं, छोड़ना आपको है, खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे पायलट साहब। तो लोगों ने कहा ये जो कह रहे थे वही हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ अगर तब भी अगर हाईकमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो, फिर नहीं उसको नहीं बना सकते हैं। वो कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप कह रहे हैं वो उनको नहीं बना, उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में, जो पार्टी के साथ गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? नहीं, सिंपल बात है। बट उन्होंने तो डिनाई किया है कि मैं बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। सचिन पायलट नहीं, किसी को डिनाई कर ही नहीं सकता, वो पूरा खेल उन्हीं का था। 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, मेरे पास प्रूफ है, 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं सबको। मुझे पता नहीं किसको क्या 5 करोड़ मिले, किसको 10 मिले, बल्कि बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए दिल्ली के अंदर। बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर से, दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए हैं कई लोगों ने, जो मुझे खुद ने उन लोगों ने कहा है। तो ये बात सबके सामने है। तो आप कह रहे हैं कि पायलट जब डिनाई करता है कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था? पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। तो वहीं सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा इस तरह के झूठे आरोपों की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट ने कहा आज जरूरत कांग्रेस को मजबूत करने की है। मैंने सुना है अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, और अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर।
आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है, और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आलाकमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूँगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता हैं। जो भी मतभेद उन्होंने अपने युवा सहयोगी सचिन पायलट के लिए बताए हैं, उन्हें इस तरह दूर किया जाएगा जिससे कांग्रेस मजबूत हो। अभी एक एक कांग्रेसी का कर्तव्य है कि बेहद कामयाब भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर भारतीय राज्यों में और ज्यादा प्रभावशाली बनाएं। इस विवाद पर बीजेपी ने भी बयान दिया। बीजेपी ने आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। क्या आप मानेंगे कि कोई बीजेपी नेता मिला था सचिन पायलट से? क्या उनके आपके साथ संबंध हैं? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए सर। हमारे कोई संबंध नहीं है, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, दूसरी पार्टी के। उनकी पार्टी के भीतर क्या होता है, हमें एक जागरूक विपक्ष के नाते सतर्क होना होता है। उनका अपना झगड़ा था जिसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ। हमारी न मुलाकात हुई, न उनसे कोई लेना देना, वो जाने और कांग्रेस का आलाकमान जाने। 10 करोड़ रुपए की जो बात कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की दिए गए, उनके विधायकों को ऑफर दिया गया, एक आध किस्त भी गई, वो पहले भी कहते रहे। एक तो ये फिगर कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ऐसे आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ, और मैंने लगाए भी हैं पब्लिक डोमेन में भी। मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की कोशिश हुई, लेकिन वो पीछे हट गए। इसलिए इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है। देखिए, सरकार, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके का अभी आज अशोक जी का इंटरव्यू था, जो निराशा और जो फ्रस्ट्रेशन दिखता था, और जो एक कोशिश कर रहे थे अपने विश्वास को दर्शाने की, पर मुझे लगता है कि यदि धुआं है तो आग भी निश्चित रूप से होगी। इस सरकार के अब ज्यादा दिन नहीं है, शायद वेंटिलेटर पे ही है। और अब बात कर लेते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। हत्या के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट अधूरा रह गया है। उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से ये टेस्ट अधूरा रहा। करीब 8.5 घंटे तक एफएसएल में आफ्ताब रहा। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने बड़े सबूत जुटाने का दावा जरूर किया। पुलिस का कहना है कि शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल 5 बड़े चाकू बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक आरी नहीं मिली है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसी बीच खबर आफ्ताब को लेकर एफएसएल लैब लाए दिल्ली पुलिस। कल आफ्ताब की तबीयत ठीक नहीं थी, और लेकिन आज एक बार फिर से लैब लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस। तो वेदांत अग्रवाल हमारे साथ है, ज्यादा जानकारी हमें देंगे, लेकिन उस पर भी हम आएंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर एक और हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर सूरज कुंड में एक सूटकेस में काफी पुराने शव के अवशेष हैं। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जांच की, बॉडी का धड़ मिला है। ऐसा लग रहा है कि हत्या कहीं और की गई है और पहचान छिपाने के लिए शव के हिस्से को यहां लाकर फेंका गया है। पुलिस की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। आसपास के इलाकों में तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये आज जो एमवीएन नाके से पाली तरफ जाते हैं, वहाँ पे शराब के ठेके के थोड़ा पास में एक
सूटकेस में शव मिला है। आज पुलिस को करीब 2 बजे के आसपास सूचना मिली थी 112 से, और सूरजकुंड पुलिस मौके पे गए। वहाँ पे सूटकेस को खोला गया तो उसमें एक शव मिला है, जिसका ना सर है ना नीचे से लेग्स वगैरह है, बीच का पार्ट है, जिसमें पहचानने में थोड़ी दिक्कत है कि वो शव किसका है, महिला का है या पुरुष का है। शव काफ़ी पुराना है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए बीके हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और अपने सोर्स के माध्यम से पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये है कि ये डेड बॉडी कहीं और से यहाँ पे जो बॉडी का जो पार्ट है कहीं और से ट्रांसपोर्ट यहाँ किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का हीरो बताने वाले बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब राज्यसभा सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राज भोंसले ने प्रधानमंत्री सहित कई लोगों को पत्र लिखकर राज्यपाल को हटाने की मांग की। इसके साथ ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल को घेरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और राज्यसभा सांसद उदयन राजे भोसले ने पत्र लिखकर राज्यपाल को हटाने की मांग की है। 2019 में बीजेपी में शामिल होने वाले भोसले ने प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर राज्यपाल पर बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाया। राज्यपाल को दिल्ली में समन कर उन्हें हटाया जाना चाहिए। इस मामले में अपने आगे की रणनीति 28 नवंबर को बताऊंगा। This is not going to stop. पिछले हफ्ते राज्यपाल की ओर से दिए गए बयान पर राज्य भर में विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया गया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी राज्यपाल के इस बयान को गैर जिम्मेदार बताया। ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है जिसे उस पोजीशन पर बैठे शख्स ने दिया है। अगर ये पहली बार बयान आया होता तो बात अलग होती, लेकिन इससे पहले सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को लेकर बयान आए हैं, इसलिए इतना रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये सब रिएक्शन आ रही। राज्यपाल को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए। वहीं उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल पर दोबारा हमला करते हुए उन्हें जल्द से जल्द महाराष्ट्र से निकालने की मांग की। राज्य की अस्मिता, राज्य का स्वाभिमान, उसको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें इकट्ठा आकर उसका विरोध करना चाहिए और कुछ दिन इंतजार करेंगे, 2-5 दिन इंतजार करेंगे। अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेजोन से, वो अमेजोन से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा और नई कोई काबिल व्यक्ति महाराष्ट्र में इस स्थान पर आनी चाहिए। अन्यथा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र बंद की बात हो या विराट मोर्चे की बात हो, या देखा जाएगा, सबको साथ में लेकर हम तय करेंगे। राज्यपाल के खिलाफ जहां अब तक महाविकास आघाड़ी के नेताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहीं अब छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज ने भी राज्यपाल को हटाने की मांग की है। सावरकर के मुद्दे पर अब तक आक्रामक नजर आने वाली बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर है और बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे ने तो ये भी ऐलान कर दिया कि अगर राज्यपाल को हटाया नहीं गया तो राज्य भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर 4 दिन चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति में हुई जल्दबाजी पर कोर्ट ने कई सवाल उठाए। 21 नवंबर को चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया में जो जल्दबाजी दिखी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही दिन में आवेदन, प्रक्रिया, मंजूरी, नियुक्ति सब कुछ हो गई। 24 घंटे भी फाइल नहीं चली, बिजली की तेजी से काम हुआ। इस आपाधापी में आपने जांच पड़ताल कैसे की? हम सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से अधिक चिंतित हैं। हालांकि अदालत ने साफ किया कि वो उम्मीदवार की योग्यता पर सवाल खड़े नहीं कर रही है, सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रही है। उधर सरकार की ओर से पेश एजी आर वेंकट रमणी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया की जानकारी दी। बताया कि विधि और न्याय मंत्रालय संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाता है। इस सूची से सबसे उपयुक्त शख्स का चुनाव होता है। उम्र और वरिष्ठता का ख्याल रखा जाता है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री की भी भूमिका होती है। 4 दिन तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने पारदर्शिता और निष्पक्षता का मुद्दा उठाया और साफ किया
कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल चल सके ये जरूरी है और ये भी कि वो किसी के दबाव में ना आए, प्रधानमंत्री के भी। अब अदालत का फैसला सुरक्षित रखा गया है। अपनी टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसके मन में क्या चल रहा है। सुनवाई में उसने अपनी आशंका और चिंता भी जाहिर कर दी है। अब इंतजार उस फैसले का होगा जो देश की लोकतांत्रिक संरचना में एक ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में एक महीने में खसरे से 12 बच्चों की मौत हो गई है। मुंबई में खसरा के बढ़े प्रकोप के बीच एनडीटीवी की टीम पहुंची मीजल्स के आईसीयू वार्ड में, जहां वेंटिलेटर पर 1.5 साल का एक मासूम दिखा तो 5 साल की एक बच्ची बीते 3 दिन से भर्ती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि 90% मामलों में मरीजों ने टीका नहीं लिया है और अस्पताल पहुंचने में देरी हो रही है। केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है और टीमें राज्यों में भेजी जा रही है। बच्चों की बीमारी खसरा यानी कि मीजल्स, इसका प्रकोप मुंबई में बढ़ता जा रहा है। 3500 से ज़्यादा संदिग्ध मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 233 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 12 बच्चों की मौत हो चुकी है मीजल्स की वजह से। मुंबई शहर में 8 अस्पताल हैं जो खसरा के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उन अस्पतालों में अगर हालत और ज़्यादा बिगड़ती है तो दूसरे बड़े अस्पतालों में बच्चों को लाया जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के केजे सोमैया अस्पताल में मौजूद हैं। एनडीटीवी की टीम केजे सोमैया अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहुंची। यहाँ 1.5 साल का ये मासूम वेंटिलेटर पर दिखा। डॉक्टर बताते हैं बचने की उम्मीद 50% ही है। टीके में देरी, अस्पताल लाने में देरी बच्चे को इस हाल में ले आई। बच्चे की उम्र क्या होगी सर और क्या ये वैक्सीनेटेड? यस, ये बच्चा 1.5 साल का 1.5 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है। उसको वैक्सीनेशन अभी लास्ट 10 डेज पे उसने सेकंड डोज लिया है और अभी भी काफ़ी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है और बाकी के भी कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं ऐसे बच्चों में। अभी उसका यूरिन आउटपुट भी काफ़ी कम है, ऐसा लग रहा है किडनीज भी इन्वॉल्व हुई है। क्या चांसेस हैं सर रिकवरी के? रिकवरी के चांसेस अभी जिस कंडीशन में मॉड्स में है 50% चांसेस है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हमारा टीम पूरा ट्राई कर रहा है बच्चे को बचाने के लिए। और 1.5 साल के इस बच्चे के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, रिजवान जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कब से कंडीशन खराब थी बच्चे की? 11 तारीख से। तो 11 तारीख से। इतने समय तक बीच में आपने क्या किया? बीच में ऐसा दवाई लेके आए थे नॉर्मल के हिसाब से, उसके बाद ज़्यादा हो गया तो फिर सांस फूलने लगी तो यहाँ लेके आए। और जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि वो जो गोल्डन पीरियड था जिस समय आपके बच्चे को एकदम ठीक किया जा सकता था, वो समय जो आपसे ज़ाया हुआ, वो आपको लग रहा है कि वो समय ज़ाया नहीं होना चाहिए था, तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए था? हाँ, जाना तो चाहिए था लेकिन उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि कैसा ये भूल हो गई कैसा वो चेचक कैसा अभी नॉर्मल हुआ तो 6 दिन 5 दिन में ऐसा चले जाती है। नीम के पत्ते से ऐसा कुछ नीला विला देते तो अपना चले जाती है। वे ज़्यादा हो गया, कुछ और निकल गया, उतना आइडिया नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा। बस वही जो ये बात कह रहे हैं कि नीम के पत्ते से जो ऐसी सोच जो है उसको कैसे हटाया जाए, यही प्रॉब्लम है। इसमें अभी हमको जो मिलके काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करने पड़ेंगे। आईसीयू वार्ड में एक 5 साल की बच्ची मीजल्स की चपेट में दिखी। माँ बताती हैं टीका लग चुका है। फीवर था उसको और फिर धीरे धीरे 4th-5th डे पे उसको रैश डेवलप हुए और थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हुआ है करके। दूसरा का जो 2 टीका लगता है दोनों? जी हाँ, सब लग चुके हैं इसको टीका। तो आप कहाँ से हैं, कहाँ पे रहती हैं? जी कुर्ला रहते हैं। कुर्ला तो बहुत फैला हुआ है उस इलाके में मीजल्स, ये जो बीमारी है बहुत फैली हुई है उस इलाके में, बुखार फैला हुआ है वहाँ पे। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि बच्चे का वैक्सीनेशन हो चुका है तो दोनों डोज हो चुका है, तो उसके बाद भी इस तरह के इन्फेक्शन की? यस, दोनों डोज होने के बाद में भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो सीवियरिटी है, जैसे हम अपने ही पेशेंट्स में देख सकते हैं कि फर्स्ट डोज उन्होंने नहीं लिया था, सेकंड डोज उन्होंने जस्ट 10 दिन पहले ही लिया था, तो अभी वो बच्चा सिमिलर टाइप का कंप्लेंट था लेकिन वेंटिलेटर पे गया। लेकिन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जैसे इन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया, तुरंत ही हॉस्पिटलाइज हुए क्योंकि ओरल इंटेक। यस, झुग्गी बस्तियों से यस, झुग्गी बस्तियों से ही आ रहे हैं। कुछ मतलब मिडिल क्लास टाइप भी पेशेंट्स हैं, अपर क्लास भी है, सोसाइटीज़ के भी पेशेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज ये कम्युनिकेबल है। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट उधर ही रुकेगा, लेकिन डेफिनेटली ओवर क्राउडिंग है, अंडर हाइजीन है, अंडर न्यूट्रिशन है, तो वो ज़्यादा रिस्क पे है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए, परिजनों को अलर्ट करने के लिए और बच्चों की कंडीशन दिखाकर ये समझाने के लिए कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, आसपास सफाई कितनी ज़रूरी है। और जैसा कि डॉक्टर इरफान बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन जिन जिन लोगों का हुआ है, जिन जिन बच्चों का हुआ है, उनमें सिवियरिटी ज़्यादा नहीं है।
बस्तियों से सबसे ज़्यादा मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। तो आप समझें कि मुंबई में करीब 60 से 65% जो इलाका है वो बस्तियों और झुग्गियों का ही है, और अगर वहाँ पर इस कदर फैलाव हुआ है तो अब सोसाइटीज़ में भी आने ये मामले शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहला हथियार है वैक्सीनेशन। जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो तुरंत से वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि उसके बिना ये जो फैलाव है उसको रोका नहीं जा सकता। मुंबई में की जो सुमैया हॉस्पिटल से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट अधूरा रह गया है। उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से यह टेस्ट पूरा नहीं हो सका। करीब 8.5 घंटे FSL लैब में वो रहा और पुलिस सूत्रों के मुताबिक शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल 5 बड़े चाकू बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी तक आरी जो है वो नहीं मिली है और उसकी तलाश पुलिस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा के कत्ल में उसने आरी समेत बड़े चाकू का इस्तेमाल किया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बरामद की गई 5 चाकुओं को जांच के लिए भेजा है और दूसरा बड़ा हथियार पुलिस अभी बरामद नहीं कर पाई है। इस बीच श्रद्धा और आफताब के 2 दोस्तों के बयान साकेत कोर्ट में दर्ज किए गए। CRPC 164 के तहत बयान किया गया और दोनों दोस्तों ने कहा कि आफताब श्रद्धा को मारता था और जान से मारने की धमकी देता था। बरामद जबड़े में मिले महिला के बाल जांच के लिए भेजे गए हैं और श्रद्धा और आफताब के कॉमन फ्रेंड से संपर्क की कोशिश की जा रही है। बेंगलोर में ये दोस्त रहता है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए साथ जानकारी के लिए। मुकेश, कल लंबा चला पॉलीग्राफ टेस्ट, करीब 8.5 घंटे, वहां से क्या जानकारी मिल पाई और जो अधूरा रह गया है वो कब तक आज शुरू हो सकता है? देखिए, कल जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है वो काफी लंबा चला, लेकिन जो आरोपी आफताब अमीन पूनावाला है उसकी तबीयत खराब थी, तो बीच में वो उसको लगातार खांसी आ रही थी और इसलिए वो सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था। इसलिए उसको करीब 8:30 बजे फिर जो दिल्ली पुलिस है वो वापस लेकर आ गई है। हो सकता है कि आज उसका दोबारा से पॉलीग्राफ टेस्ट हो, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो पाया है, तो आज दोबारा दिल्ली पुलिस को लेकर जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी तबीयत ठीक कैसी है। दूसरा, जो आफताब और श्रद्धा के 2 खास दोस्त हैं, उन दोनों के बयान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में CRPC 164 के तहत दर्ज करा दिए हैं। दरअसल ये वो दोस्त हैं जिन्होंने बयान में कहा है कि श्रद्धा को आफताब मारता था और उसको जान से मारने की धमकी देता था। तो इनके बयान काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में इनके बयान दर्ज करा दिए हैं। तीसरी अहम जानकारी ये है कि जो जबड़ा बरामद हुआ था, जबड़े के पास में से कुछ बाल मिले हैं और ये बाल महिला के हैं, तो ये बाल भी अब DNA जांच के लिए भेजे गए हैं। और चौथी इस मामले में अहम जानकारी ये है कि एक श्रद्धा और आफताब का कॉमन फ्रेंड है जो बेंगलोर में रहता है, उसको काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है दिल्ली पुलिस की जांच में, तो उससे दिल्ली पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है कि उससे संपर्क हो जाए, तो शायद कुछ और अहम जानकारियां इस पूरे मामले पर मिल पाए, तो उससे भी दिल्ली पुलिस संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। तो ये कुछ अहम जानकारियां जो इस केस में अभी तक का अपडेट है। और आज हो सकता है कि आरोपी आफताब पूनावाला का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो आज फिर से दोबारा कंटिन्यू हो, क्योंकि कल फिर उसको कोर्ट में पेश करना है। बिल्कुल। और यहाँ पर मुकेश ये भी बताइए आप, ये जो हथियार चाकू मिले हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं? हालांकि जो बड़ा चाकू इस्तेमाल किया गया उसकी तरफ से, उसकी तलाश अब भी पुलिस को है। देखिए, आफताब के घर से कुल 5 चाकू मिले हैं। ये चाकू 3 से 4 इंच 5 इंच तक के चाकू हैं और ये सब चाकू उसके घर से ही बरामद हुए हैं। और आरोपी ने ये भी कहा है कि इन चाकुओं का इस्तेमाल उसने श्रद्धा के टुकड़ों को काटने में किया है और उसके शव को काटने में किया है। तो इन चाकुओं को DNA जांच के लिए CFSL लैब भेज दिया गया है। लेकिन जो आरी है, आरी उसने अपने बयान में कहा है कि आरी उसने गुरुग्राम के DLF फेज 3 में फेंकी है। हालांकि वहां 2 बार सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो आरी अब तक बरामद नहीं हो पाई है, तो अभी उसकी तलाश जारी है। लेकिन अगर इन चाकुओं में ब्लड के स्पॉट पाए गए और DNA जांच में मैच हो गया, तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात होगी और इसको मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो अभी जो चाकू मिले हैं उनकी जांच की जा रही है, जो जबड़ा मिला है उसके पास बाल मिले थे उसकी भी जांच जो है वो करवाई जा रही है, और कल जो टेस्ट अधूरा रह गया था वो आज शायद आगे उसको बढ़ाया जाए और पूरा उस टेस्ट को यहाँ पर कराया जाए। मुकेश आपके पास हम लौटते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया।
आप यहाँ पर देखिए पुलिस को श्रद्धा के मोबाइल की भी तलाश है, उसके लिए भी जो है वो पुलिस तफ्तीश कर रही है। दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस की टीम भयंदर खाड़ी में जांच के लिए पहुंची और पुलिस को यहाँ पर शक है कि आफताब ने इसी खाड़ी में श्रद्धा का मोबाइल फेंका होगा। नाव के जरिए पुलिस खाड़ी में तलाश के लिए जुटी। सुनील सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली से वसई सुराग तलाशने आई दिल्ली पुलिस और साथ में मणिपुर पुलिस यहाँ इस समय भाईंदर की खाड़ी में, ये समंदर में यहाँ पर तलाश कर रही है। उनको सूचना मिली है पूछताछ में कि आफताब ने एक फोन यहाँ इस खाड़ी में तब फेंक दिया था जब श्रद्धा के लापता की शिकायत दर्ज कराई गई थी और मणिपुर पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी थी, उससे पूछताछ शुरू कर दी थी। उसी दौरान एक अहम जो सुराग हो सकता था उसने यहाँ पर फेंक दिया था। दरअसल वो रहता था वसई में, लेकिन उसका परिवार कुछ दिन पहले ही यहाँ मीरा भाईंदर में ही एक सोसाइटी में आया था जिसका नाम है डेल्टा, और शक यह है कि उसी दौरान वो यहाँ पर आया और यहाँ पर उसने वो फोन फेंक दिया है। लिहाजा जब ये पूछताछ में जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस को, तो मणिपुर पुलिस की सहायता से ये खंगाल रहे हैं, समंदर तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वो एक बोट है, उसमें दिल्ली पुलिस वाले भी हैं, उसमें मणिपुर पुलिस वाले भी हैं, नेवी के गोताखोर भी बुलाए गए हैं, ये जानकारी मिली है, और स्थानीय गोताखोर भी है। सभी की मदद ली जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि उस अहम सुराग को तलाशा जाए। ये जो आप रेलवे पटरी देख रहे हैं, ये जो है कि पश्चिम रेलवे की पटरी है जो कि चर्चगेट से विरार तक जाती है। उसके ठीक नीचे फिलहाल वो नाव है जिसपे कि पुलिस वाले सवार है जो कि है। ये भाईंदर की ये चौपाटी है और यहाँ से ये पूरी कोशिश की जा रही है तलाशने की वो अहम सुराग, फोन, जिससे कि बहुत कुछ यानी कि श्रद्धा के हत्या का पूरा राज खुल सकता है। और आफताब जो इस मामले में श्रद्धा का प्रेमी है, जिसने श्रद्धा का कत्ल किया है, उसके खिलाफ एक अहम सबूत हो सकता है। लिहाजा उस सुराग को तलाशने के लिए यहाँ पर बड़ी कवायद चल रही है फिलहाल दिल्ली पुलिस और मणिपुर पुलिस की भाईंदर के इस खाड़ी में। भाईंदर से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली से खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस मार्केट में भीषण आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर मौके पर आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। आग बुझाने में रोबोट का भी इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है और आग वाले इलाके में ज्यादातर बिजली से जुड़े उपकरणों की दुकानें हैं। काफी मशहूर ये मार्केट है पुरानी दिल्ली की और यहाँ पर 50 से ज्यादा दुकानों में आग जो है वो लगने की खबर है जो आग की चपेट में आई है। कल रात 9:30 बजे के करीब यहाँ पर आग लगने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मची और सकरी गलियां क्योंकि यहाँ पर हैं ज्यादातर और इसकी वजह से आग बुझाने में मुश्किलें आई और लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी आग यहाँ पर पुरानी दिल्ली के इस मार्केट के अंदर लगी है। ये जो मार्केट है भागीरथ पैलेस काफ़ी पुरानी और काफ़ी मशहूर मार्केट है पुरानी दिल्ली की और काफ़ी बिजी ये इलाका है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी वक्त अब हो चुका है, लेकिन कोशिश लगातार की जा रही है इस आग को बुझाने की। वेदांत हमारे साथ हैं। वेदांत, बताइए क्या ताज़ा सूरत हाल? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये, आप ये इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, इसके 2 फ्लोर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और बहुत ही दुखद ये है कि इसके जो निचला वाला फ्लोर है, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर 2 लोगों की दुकानें भी थी तो वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और ये इलेक्ट्रिक वेयर हाउसेज हैं, तो हमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो इन वेयर हाउसेज में थे, उन्होंने आग पकड़ ली और उसकी वजह से ये आग फैलती गई। अभी भी आप ये देख सकते हैं कि फायर फाइटिंग ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं। 20 से ज़्यादा फायर टेंडर्स इस समय यहाँ पर स्पॉट पर हैं और कल रात लगभग 9:20 के करीब फायर कॉल फायर डिपार्टमेंट ने रिसीव करी थी और उसके बाद से ही ये फायर फाइटिंग ऑपरेशंस यहाँ पर चल रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा जो फियर है फायर डिपार्टमेंट का वो ये है कि ये जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई उसके बगल में जो बिल्डिंग है उसने भी आग पकड़ ली और वो भी कहीं कोलैप्स न कर जाए। तो ये बड़ा इशू भी लाइट पे लाता है कि यहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स किस तरीके से फॉलो होती है, क्योंकि देखिए बहुत ही नैरो लेन्स हैं ये पुरानी दिल्ली की और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम है, तो उस वजह से जो आग है वो जल्दी फैलती गई। हम यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कितने फायर टेंडर्स इस समय यहाँ पर स्पॉट पे हैं?
देखिए, रात को हमारे करीब 40 से ज़्यादा फायर टेंडर और 150 के करीब स्टाफ था। इस समय 22 के करीब हमारे फायर टेंडर है, फायर यूनिट्स है, और हमने बिल्डिंग को चारों तरफ से हमने देखा है, आपने ब्रांचेस लगाई हुई हैं। फायर की फर्दर स्प्रेड को हमने रोक दिया है, लेकिन बिल्डिंग डेंजरस हो गई है, इसलिए हम अंदर बिल्डिंग में एंट्री नहीं ले रहे हैं और बाहर से बिल्डिंगों जो सेफ स्ट्रक्चर हैं, जो आसपास की बिल्डिंग है, उनकी छतों से, उनकी बालकनी से फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अभी किसी तरीके किसी घायल होने की संभावना या फिर किसी कोई डेथ्स अभी तक देखिए, फायर फाइटिंग ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान हम इसी चीज़ का रख रहे हैं कि किसी की जान जोखिम में ना आए, चाहे वो पब्लिक आदमी है या हमारा अपना कर्मचारी है, क्योंकि अगर हम बिल्डिंग के अंदर गए और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो हमारे स्टाफ को, हम लोगों की जान को खतरा है और लगातार बिल्डिंग का कोई ना कोई पोर्शन कोलैप्स हो रहा है। तो जैसे कि आपने सुना कि अभी फायर का फर्दर स्प्रेड रोक लिया गया है, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत डेंजरस हो गई हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, कोई ना कोई हिस्सा उसका कोलैप्स लगातार कर रहा है। फायर फाइटिंग ऑपरेशन आप देखने लगातार चल रहे हैं और ऊपर अगर आप टिल्ट करके सुशील जी इनको दिखाएं तो वो कितनी खतरनाक होगी बिल्डिंग की, अब उसका कोई ना कोई हिस्सा लगातार कोलैप्स कर रहा है। तो हालांकि जो अच्छी बात है वो ये है कि किसी की जान जोखिम में नहीं गई, कोई कैजुअल्टीज़, कोई डेथ यहाँ पर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। हालांकि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बहुत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरी ये जो मेन बिल्डिंग है होलसेल मार्केट की, एक होलसेल हब है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेज यहाँ पर हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है और लोगों की दुकानें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। वेदांत, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, ये जो बड़ी बिल्डिंग आप दिखा रहे हैं पीछे, अभी सिर्फ इसी में आग रह गई है, इसी में बुझाने की कोशिश हो रही है, बाकी जगह पर कंट्रोल कर लिया गया है? जी, हमको ये बताया जा रहा है कि शुरुआत जो हुई वो आग की वो इसी बिल्डिंग से हुई। हालांकि रात में करीब 12 से 1 के बीच में ये जो इसके बगल में बिल्डिंग है उस तक भी ये आग पहुंच गई। इसके आगे आग स्प्रेड होने का अब संभावना नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। तो 2 ही बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। ये बिल्डिंग तो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है, लेकिन ये इसके बगल वाली बिल्डिंग अभी डेंजरस है और चांसेस है कि वो कोलैप्स कर सकती है, लेकिन इसके आगे फर्दर स्प्रेड रोक लिया गया है। शुक्रिया वेदांत आपका सब जानकारी के लिए। तो वेदांत आपको दिखा रहे थे ग्राउंड पर वहां की तस्वीरें, कैसे हालात वहां पर हैं। आग लगी थी भीषण, उसको बुझाने की कोशिश में लगातार फायर फाइटर्स वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन ये जो इमारत है ये आग की वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि ये कमजोर यहाँ पर हो गई होगी, तो इस वजह से इस दिशा में भी यहाँ पर देखा जा रहा है और ये ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। और अब बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट यहां पर जो है वो चल रहा है और ये टकराव काफी दिनों से यहां पर चल रहा है, लेकिन गुरुवार को गहलोत के एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू के बाद इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस 2 खेमों में बटी है और इस समय गहलोत का पलड़ा यहां पर भारी है। खुलेआम पायलट को बागी कहकर वो कांग्रेस आलाकमान के फैसले को भी चुनौती दे रहे हैं। बाद में हमारे कई मंत्रियों ने कहा भी था गद्दारी है, गद्दार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर आप 102 जो एमएलए साथ दिया है, हाईकमांड का साथ दिया है। तो नहीं, ये तो एमएलए कह रहे हैं कि जो जिनका जो गद्दार को स्वीकार नहीं करेंगे। आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? आप भी कहते हैं? मैं भी कहता हूँ कि 102 जो लोग हैं उनमें आप किसी को बना दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसको हमारे एमएलए, मैं खुद भुगता हूँ 134 दिन तक, उनको वो कैसे स्वीकार करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, अगर हाईकमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो फिर नहीं, उसको नहीं बना सकते हैं। वो कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप कह रहे हैं वो उनको नहीं बना, उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिससे रिवोल्ट किया हो, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में, जो पार्टी के साथ गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? नहीं, सिंपल बात है। बट उन्होंने तो डिनाई किया है कि मैं बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। सचिन पायलट नहीं, किसी को डिनाई कर ही नहीं सकता, वो पूरा खेल उन्हीं का था। वहीं सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे आरोपों की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि आज जरूरत कांग्रेस को मजबूत करने की है। मैंने सुना है अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, और अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और
पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूँगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करेंगे, आज तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच बिहार में एक मीटिंग हुई कल, जिसमें कि आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के नेता हैं वो मुंबई से पहुंचे वहां पर पटना, और तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मुलाकात की। क्या हुई मुलाकात, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए प्रियंका जी हैं हमारे पास। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना की, उद्धव ठाकरे ग्रुप की राज्यसभा से। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कैसा लगा पटना, वहाँ पर ट्रेवल किए मुंबई से, कुछ बताइए हमारे शहर के बारे में। नहीं, पटना का तो मैं कहूँगी पहली बार भी जा चुकी हूँ, पहले भी काफ़ी बार जा चुकी हूँ, और मेरे लिए तो काफ़ी खास है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके का प्रेम मिलता है, जिस तरीके का एक्साइटमेंट होता है, वो आई थिंक इनकम्पेरेबल है। सो मेरे लिए एक और विजिट थी, और क्योंकि आदित्य जी के लिए पहली विजिट थी तो और भी खास हो जाती है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी से और नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई और इतने प्रेम से हुई है, तो एक स्पेशल विजिट मैं मानती हूँ, स्पेशल रही है पटना हमारे लिए। तो निश्चित रूप से दो यदि पॉलिटिकल पर्सन मिलते हैं तो कुछ राजनीतिक बातचीत भी हुई होगी, और दोनों जो है वो सताए हुए हैं। बीजेपी, आप दोनों का कॉमन एनिमी है बीजेपी, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले कहूंगी हम सताए हुए नहीं हैं, हमने उनसे लड़ाई लड़ी है, और लड़कर हमने 2019 में हमने उनसे सरकार हमने बनाई थी। जिस धोखे से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक मैनर में उन्होंने सरकार गिराई है, वो कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी उस पे न्याय मिलेगा, इस पे हमें पूरा यकीन है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जी भी इतने उनका भी खुद का एक्सपीरियंस रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिस तरीके से उन्होंने उनका अलायंस तोड़ा था, पीठ में खंजर घोंपकर सरकार बनाई थी, तो वो सरकार वापस जो महागठबंधन वाली सरकार थी फिर से बनकर आई है, फिर से कायम हुई है, और सिर्फ बिहार के हित की बात कर रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाँ, राजनीति में ये जरूर होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, पर एकजुट होकर एक मन से लड़ाई लड़कर, दोनों युवा नेता हैं और संविधान की लड़ाई और प्रजातंत्र की लड़ाई सबसे ऊपर रखकर हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। दो युवा नेता मिले हैं। आदित्य ठाकरे को मैं आइडेंटिफाई करता हूं मुंबई के पॉलिटिक्स से, मुंबई बीएमसी का चुनाव है। क्या हम उम्मीद करें तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने आ सकते हैं अपने युवा दोस्त के लिए?
देखिए, जैसे मैंने कहा कि दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, शिष्टाचार भेंट थी और साथ ही साथ दोनों की आपस में बातचीत होती रहती थी और पहली बार मुलाकात हुई है, तो जायज है कि इसमें ये भी बात निकल कर आई कि किस तरीके से एक दूसरे को, अगर प्रजातंत्र और संविधान की लड़ाई लड़नी है, कैसे एक दूसरे का कोऑपरेट कर साथ में लड़ेंगे। तो उसमें अगर उनका मुंबई भी आगमन रहा और उनका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल वेलकम है, पर हम इसको किसी चुनाव से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, ना किसी आने वाले नगर निगम चुनाव से जोड़ रहे हैं। हम तो बस ये एक लॉन्ग ओवरड्यू मीटिंग थी, कोविड की वजह से हो नहीं पाई थी, तो मुलाकात हुई है, अच्छे बैकग्राउंड में हुई है, पॉजिटिव बैकग्राउंड में हुई है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में कोऑपरेशन दोनों तरफ से ही रहेगा। आप बहुत लंबे समय तक स्पोक्स पर्सन रही हैं, इसलिए आप सीधा बोलने से बच रही हैं, मैं समझता हूं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि 50 लाख पूर्वांचली हैं वहां पर मुंबई में, और वो काफी मायने रखेगा आपके लिए। बिल्कुल नहीं है, मैं कहा किसी तरीके की बुराई है, बल्कि ये अच्छी बात है कि एक युवा नेतृत्व की जो हम बात करते हैं, जो इतिहास में ना जाकर, ना इतिहास की उन पन्नों को खींच कर लाते हैं जिसमें बीच में आक्रामकता बढ़ती है, वो पुराना इतिहास छोड़कर एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। दोनों युवा नेताओं के मन में ये है कि युवाओं की बात रखी जाए, उनके रोजगार की बात रखी जाए, देश की प्रगति की बात रखी जाए, प्रजातंत्र के उसूलों की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, और संविधान को सबसे ऊपर रखकर आने वाले भविष्य में युवाओं को जोड़ा जाए। तो ये मैं मानती हूँ ये बहुत ही सकारात्मक पहलू रहेगा। और अगर तेजस्वी जी महाराष्ट्र आते हैं तो हम भी जम के उतने ही प्यार और स्नेह से उनका स्वागत करेंगे जितना हमें पटना में मिला। क्या आपने तेजस्वी को न्योता दिया कि आप आइए, जब इलेक्शन हो तो आइए, आप अपने मतदाताओं से मिलिए, बात कीजिए हमारे लिए? हम सिर्फ चुनाव को ही आप क्यों देख रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि मुंबई में आप आइए, मुंबई में आए हुए उन्हें भी काफी समय हो चुका है, तो मुंबई आइए, महाराष्ट्र में कहीं दौरा भी करिए हमारे साथ। हम तो कहेंगे कि उनका महाराष्ट्र में आना, महाराष्ट्र बिहार के तो बहुत सालों से संबंध रहे हैं, तो उनका आना लाजमी है। हम सिर्फ चुनाव को ही में ही क्यों उनको सीमित रख रहे हैं? जैसे मैंने कहा, युवा नेतृत्व है, दोनों के अच्छा विजन है देश को आगे लेकर जाने का, अपने अपने राज्यों को आगे लेकर जाने का, और अगर एक दूसरे में समन्वय बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे, तो देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल। लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि जो उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर लेकर के शिवसेना का जो स्टैंड रहता है, और जो चीज देखने को, जो इतिहास में अभी तक देखने को मिला है, वो एक खटास की बात है यदि बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं तो। नहीं, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी, दो चीजें कहूंगी। यहाँ पर अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा पक्ष था जहां पे, और वो पक्ष कैसे हमसे दूर हुआ जब ये पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय लोगों के साथ हुआ था। वो एक नई पार्टी बनकर उभरा, मन से बनकर उभरा, सब जानते हैं। मैं उसके इतिहास के पन्नों पे नहीं जाना चाहूंगी। और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा, दोनों युवा नेता हैं, और शुरू में ही मैंने कहा कि इतिहास में ना जाकर एक नया इतिहास रचने की बात हो रही है। बिहार और महाराष्ट्र में एक नया इतिहास रचेंगे, एक साथ मिलकर रचेंगे, और संविधान के तौर तरीकों को लेकर और प्रजातंत्र के उसूलों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं मानती हूँ ये सराहनीय है। आज देश के युवा नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं हमारे बारे में बात हो, हमारी चिंताओं को दूर करिए, हमारे लिए एक ऐसे माध्यम बनाए, रोजगार के हों, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, एनवायरमेंट को लेकर हो। तो अगर ये दोनों युवा नेता इसके बारे में बात करते हैं तो मैं कहूंगी कि वो नया इतिहास रचने जा रहे हैं। हम इतिहास के पन्नों को आगे पीछे रखकर हम नया इतिहास रचेंगे, ये हमें पूरी। चलिए, एक अंतिम का सवाल है, चलते चलते गवर्नर साहब के रोल पे जो है महाराष्ट्र की सभी पार्टियां उग्र हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? मेरा अंतिम सवाल है। ये बिल्कुल जिस तरीके से ये जो गवर्नर बेलगाम होकर बात करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, राजनीतिक जब हमारी सरकार बनी थी तो उसमें दखल अंदाजी देते थे, हर चीज मीडिया के माध्यम से लीक करते थे। और अब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा है, उन्होंने ज्योतिबा फूले के बारे में कहा है, उन्होंने महाराष्ट्र के मराठी मानुस के बारे में कहा है। तो उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बयानबाजी की है। और खुद उदयनराजे भोसले जी हैं, उन्होंने लिखा है कि इनको वापस करना चाहिए, उनको माफी
उनको वापस बुलाना चाहिए। ये शिवसेना की भी मांग है कि इतना बार बार इंसल्ट करना महाराष्ट्र की जनता को और महाराष्ट्र के गवर्नर बना रहना ये कहीं भी लाजमी नहीं है और इनको यहाँ से वापस रिकॉल करना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री तक कैसे गली गली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर से रविशंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में कैसे बीजेपी ने अपने सारे हाई प्रोफाइल नेताओं को चुनाव के प्रचार में उतार दिया है, इसको हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री तक इस तरह गली गली में नगर निगम का चुनाव प्रचार करते आपको दिखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा से सांसद महेश शर्मा लक्ष्मी नगर के इस इलाके में आए हुए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए और यहाँ पर इनका चुनाव प्रचार आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग के नीचे जो बेसमेंट है उसमें एक नुक्कड़ सभा महेश शर्मा की चल रही है। महेश जी, नुक्कड़ सभाएं आप यहाँ पर कर रहे हैं, आज सुबह से आप लगातार कर रहे हैं, क्या नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनौती बड़ी है कि जेपी नड्डा जी से लेकर अमित शाह जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री तक जो है वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? देखिए, यही हमारी पार्टी की पहचान है और यही हमारी पार्टी की ताकत है और यही हमारी पार्टी के संस्कार है। आपको लगता है कि सांसद आप यूपी के हैं, आपको यहाँ पर जानता पहचानता या आपकी अपील का कुछ असर होगा लोगों के ऊपर में? देखिए, यहाँ क्षेत्र के जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनके में से 50% को मैं बाई नेम बुलाता हूँ। मेरे चुनाव में यहाँ से करीबन 200-250 कार्यकर्ता यहाँ से जाते हैं। भूषण जी हमेशा जाते हैं और चुनाव में रहते हैं, मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ। और मैं यहाँ से नहीं, मैं कल 4 दिन गुजरात में रहकर आया हूँ। त्रिपुरा के प्रभारी के नाते कल मैं त्रिपुरा चला जाऊंगा 4 दिन के लिए, अभी 4 दिन दिल्ली में हूँ। लेकिन सर, आप लोग जैसे जो नेता हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आने से जो समस्याएं हैं उन पर बात न होकर आप लोगों के ऊपर ही जो है वो सारी चर्चाएं हो जाती है, जबकि ये निगम के चुनाव में जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर में डिस्कस करना चाहिए। आज हमने यही सिविक पर चर्चा करी कि अगर यहाँ का क्षेत्र का भला अगर कर सकता है कोई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा नेता नरेंद्र मोदी, चाहे वो कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे वो 5000 करोड़ की लागत से कड़कड़दुमा पर इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की बात हो, कौन पार्टी है जो वार्ड की साफ सफाई का प्रधानमंत्री जी से क्या संबंध है? वार्ड की साफ सफाई सब मिलकर नगर निगम जब बनती है तो नगर निगम को यहाँ को प्रदूषण मुक्त करना है, तो जो सरकारें यहाँ प्रदूषण मुक्त करने की बात और सफाई की बात करने से यहाँ करती थी, उठा के वो क्या कर पाई? जिनकी बात आप कर रहे हैं विधानसभा में, जिनका बहुमत भी है, वो क्या कर पाए? कूड़े का पहाड़ भी तो नहीं हटा सर, आपके संसदीय क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर कूड़े का पहाड़ हटाने की अपनी प्रक्रिया में पर्यावरण मंत्री भी रह चुका हूं और ये विषय मेरे भारत सरकार का पर्यावरण मंत्री के रूप में मेरे सामने लाया था, लेकिन ये दिल्ली की सरकार और दोनों सरकारें मिलकर ही इसका समाधान निकाल सकती है। उसका समाधान निकालने के लिए पर्यावरण मंत्रालय लगातार अग्रसर है कि उसे कैसे हटाए, ठीक किया जाए, उस विषय पर चर्चा हो रही है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा कि दिल्ली का भला जो देश की सरकार है वो दोनों मिलकर अगर करते हैं तो ऐसी बात है कि उसका रिजल्ट बेहतर होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बताते हैं इसके बारे में, आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं YouTube पेज पर जाकर। तो आज की सबसे बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। यहां पर सीएम गहलोत का कहना है कि पायलट गद्दार सीएम नहीं बन सकते। उधर यहां पर महाराष्ट्र में जो सियासत हो रही है राज्यपाल को लेकर, वो भी यहां पर चर्चा में है। यहां पर केंद्र अपना अमेजन पार्सल वापस बुलाए, उद्धव का ये कहना है। उधर कतर में नाइक को न्योते पर भारत ने उठाया है ये सवाल। यहां पर इस मुद्दे की चर्चा भारत ने की है और साथ ही आज भी आफ्ताब का सवालों से सामना जो है वो होगा। कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस यहां पर तलाश रही है। उधर मासूम से रेप की सजा, 5 बार उठक बैठक। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर आप अपनी राय हमें YouTube चैनल पर जाकर दे सकते हैं।